मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम बेसिक फिजिक्स में कुछ फंडामेंटल चीज़ें और कुछ डेफिनेशंस, कुछ बेसिक जानकारी फिजिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम कुछ और नई बातें सीखेंगे, जिनमें मुख्य रूप से हम जानेंगे कि करंट क्या होता है, कैसे इसको नापा जाता है, क्या इसकी इकाई है या यूनिट है, वोल्टेज क्या होती है, वोल्टमीटर क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है, इत्यादि चीजें हम पढ़ेंगे। और सर्किट क्या होता है। देखिए, सबसे पहले अपने लिए जानना जरूरी है कंडक्टर क्या होता है। कंडक्टर वो होता है जो एक स्थान से दूसरी स्थान तक करंट को, या साधारण भाषा में कहें बिजली को, एक जगह से दूसरी जगह तक जो लेके जाता है उसको कंडक्टर कहते हैं। जैसे बस में कंडक्टर होता है, वो हमें एक स्थान से बस में बिठा के दूसरी जगह ले जाता है। तो ये जो कंडक्टर होता है, ये ज्यादातर धातुएं होती हैं या मेटल्स होती हैं। मेटल्स आर सपोज टू बी द बेस्ट कंडक्टर्स। हमारे घर में बिजली की जब फिटिंग होती है तो हमने देखा होगा कि उसमें ज़्यादातर तांबे की तारें इस्तेमाल होती हैं, कॉपर की तारें। तो बेस्ट कंडक्टर में कॉपर सबसे बढ़िया है। उसके बाद में एल्यूमिनियम का नंबर आता है, जो कि लार्ज स्केल पे, जैसे बिजली बोर्ड में जो खंभों पे बिजली वितरित की जाती है, उसमें एल्यूमिनियम की वायर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो कंडक्टर ऐसी वस्तु है जो हीट या करंट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाती है। अब अपने देखेंगे कि सर्किट क्या होता है। सर्किट में क्या होता है, अपने घर में जैसे पंखे का सर्किट है, तो दो तारें, एक पॉजिटिव जिसको फेज कहते हैं और एक नेगेटिव जिसको न्यूट्रल कहते हैं, ये दो तारें स्विच के दोनों ओर आके कनेक्ट हो जाती हैं। तो जैसे हम स्विच ऑन करते हैं, वो एक सर्किट बन जाता है और उसमें से विद्युत प्रवाह होने लग जाता है और वो पंखा या बल्ब काम करने लग जाता है। जैसा यहां पे मैंने ये दिखाया है, ये बैटरी है या सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। यहां पे कोई दूसरा सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी हो सकता है, बैटरी भी हो सकती है। तो बैटरी में विद्युत का प्रवाह जो है वो
पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होता है। ये बैटरी है, ये बल्ब है, ये वोल्टमीटर है और ये तार है। ये एक पूरा सर्किट है। ये तार जो है, जो बिजली के सोर्स को हमारे बल्ब से जोड़ रही है, इसको कंडक्टर कहा जाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करके एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है। इसको कंडक्टर कहते हैं। अब बात आएगी, हमने कंडक्टर देख लिया, सर्किट देख लिया। अब बात ये आएगी कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो दो छोर है बिजली के तारों के, इनके बीच में वोल्टेज कितनी है। वोल्टेज नापना इसलिए जरूरी है कि अगर वोल्टेज कम होगी तो बल्ब जलेगा नहीं, और वोल्टेज ज्यादा होगी तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा। तो वोल्टेज को नापने के लिए जो मशीन होती है उसको वोल्ट मीटर कहते हैं। वोल्टेज को नापना है, उस मशीन को वोल्ट मीटर कहते हैं। तो वोल्ट मीटर क्या होता है? वोल्टेज नापने की मशीन होती है, उसको वोल्ट। कोई तुमसे पूछे, एग्जाम में पूछे कि वोल्ट मीटर क्या होता है, तो इट इज डिवाइस टू मेजर द वोल्टेज। वोल्टेज नापने की मशीन। अब ये वोल्टेज नापने की मशीन जो है, ये काम कैसे करती है? वोल्टमीटर कैसे काम करता है? ये VM जो मैंने लिखा है, इसका मतलब है वोल्टमीटर। ये काम कैसे करता है? ये इस सर्किट के पैरेलल में लगाया जाता है। देखिए, एक ये कंप्लीट हो गया सर्किट, बैटरी का पॉजिटिव हो गया, बैटरी का नेगेटिव हो गया, ये कंडक्टर यहां लेके आ गया करंट को। अब इसको हमेशा इस सर्किट के पैरेलल में लगाते हैं, वोल्टमीटर को सर्किट के पैरेलल में लगाते हैं वोल्टमीटर को, और वोल्टमीटर के अंदर से करंट ना पास हो, इसके लिए वोल्टमीटर में बहुत बड़ा रेजिस्टेंस लगा होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है? जो विद्युत रोधी मटेरियल का बना होता है, अपने में से विद्युत को प्रवाहित नहीं होने देता, उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। तो वोल्टमीटर का काम करंट को नापना नहीं है, करंट अलग चीज है और वोल्टेज अलग है। तो इस वोल्टेज को नापने के लिए इसको सर्किट के पैरेलल में लगाया जाता है, और इसमें काफी रेजिस्टेंस मटेरियल लगा होता है, जिससे इसमें से ज्यादा विद्युत प्रवाहित ना हो। लेकिन विद्युत प्रवाहित इसमें से तो ना हो, लेकिन ये जो दो पॉइंट है, इन पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। वोल्टमीटर का एक पॉइंट यहां लगा दिया सर्किट में, एक पॉइंट यहां, इन दोनों पॉइंटों के बीच में कितना वोल्टेज डिफरेंस है,
यही वोल्टमीटर मेजर करता है या नापता है। इसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। तो वोल्टमीटर को हम पैरेलल में लगाते हैं सर्किट के, और इसमें हाई रेजिस्टेंस लगा होता है जो कि करंट को अपने थ्रू अपने में से पास नहीं होने देता। सर्किट के दो पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल है, कितने वोल्ट है, वो ये नाप के वोल्टमीटर बताता है। ये तो वोल्टेज नापने की मशीन होगी। अब एक है एम्पियर मीटर। ये है एम्पियर मीटर। एम्पियर मीटर या इसको शॉर्ट में एम मीटर भी कहते हैं। एएमएम मीटर, एम्पियर मीटर, दोनों एक ही बात है। ये करंट को नापता है। जैसे मैंने बताया, वोल्टेज अलग है, करंट अलग है। वोल्टेज को V से डिनोट करते हैं और करंट को I से डिनोट करते हैं। वोल्टेज की इकाई है वोल्ट और एम्पियर की इकाई है, करंट की इकाई है एम्पियर। करंट की इकाई है एम्पियर। तो एम्पियर मीटर क्या है? करंट नापने की मशीन। इट इज ए डिवाइस टू मेजर द करंट। इसकी यूनिट क्या है? इसकी यूनिट है एम्पियर, इसलिए इसको एम्पियर मीटर कहा जाता है। इसको ये वोल्टेज नापता है, इसलिए इसको वोल्ट मीटर कहा जाता है। जैसे वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाते हैं सर्किट के, एम्पियर मीटर को पैरेलल में नहीं लगाते, सीरीज में लगाते हैं, सर्किट के बीच में लगाते हैं। और इसमें बहुत ही हल्का रेजिस्टेंस लगा होता है टू अलाउ द पैसेज ऑफ करंट, ताकि करंट उसमें से सुगमता से पास हो सके। बहुत कम रेजिस्टेंस होता है एम्पियर मीटर में और अपने थ्रू ये पूरी करंट पास होने देता है। जैसे ये सर्किट मैंने बनाया है, ये बैटरी है या कोई सोर्स है बिजली का, उसमें से ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एम्पियर मीटर लगा होता है। एम्पियर मीटर में रेजिस्टेंस जो होता है वो बहुत कम होता है और ये अलाउ करता है टू फ्लो द करंट। ये अपने में से सुगमता से इलेक्ट्रिसिटी को, करंट को पास होने देता है। ये सीरीज में लगाया जाता है जैसा मैंने भी बताया। और छोटी करंट को नापने के लिए, जैसे लेबोरेटरी में 12वीं में प्रैक्टिकल करते हैं, तो छोटे करंट को नापने के लिए मिली एम्पियर यूनिट का काम में लेते हैं। एम्पियर का मिली एम्पियर 1000वां भाग होता है। जैसे ग्राम का मिलीग्राम 1000वां भाग होता है, उसी प्रकार से एम्पियर का 1000वां भाग मिली एम्पियर होता है। अब बात आती है गैल्वेनोमीटर की। ये गैल्वेनोमीटर की 12वीं क्लास की फिजिक्स के अंदर, फिजिक्स की लैब में ये काम में आता है। ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है। ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है, यानी इसके अंदर मैग्नेट लगे होते हैं और मैग्नेट के बीच में सेंटर में एक कॉइल होती है। जब उस कॉइल के थ्रू करंट पास होता है तो वो कॉइल जो है डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इसके डिफ्लेक्शन से हमें एक तो ये पता चलता है कि करंट किस ओर बह रहा है, यानी डायरेक्शन ऑफ द करंट।
और दूसरा अमाउंट ऑफ करंट, यानी कितना करंट बह रहा है। ये दो चीजों का पता लगता है। और ये जो बड़ा डेलिकेट और सेंसिटिव होता है गैल्वानोमीटर, ये सेंसिटिव होता है बहुत, इसलिए इसको छोटे करंट नापने के लिए काम में लेते हैं। टू डिटेक्ट एंड मेजर स्मॉल करंट्स। ये बिजली का जो काम करते हैं घरों में, तो करंट को डिटेक्ट करने के लिए उनके पास एक मल्टीमीटर होता है। वो मल्टीमीटर में भी ये एक तरह का गैल्वानोमीटर लगा होता है। उससे एक तो करंट डिटेक्ट करते हैं, करंट है कि नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी कि कौन सी दिशा में बह रहा है करंट। नंबर 3, अमाउंट ऑफ करंट, यानी कितना करंट बह रहा है। तो 3 बातों का इससे गैल्वानोमीटर से पता लगता है। और ये जो हैवी लोड्स होते हैं, बड़ी मोटरें होती हैं या बड़े जनरेटर होते हैं, उनका करंट नापने के लिए ये काम में नहीं लिया जाता। और इसको एज ए एमीटर भी यूज कर सकते हैं और एज ए वोल्टमीटर भी यूज कर सकते हैं। ये दोनों के काम आ सकता है। और इससे डायरेक्शन ऑफ द करंट भी पता लग जाती है। अभी मैंने ये बताई थी, एक तो करंट इससे डिटेक्ट कर सकते हैं। कोई गैल्वानोमीटर के यूज पूछे तो बताना है कि इससे करंट डिटेक्ट कर सकते हैं, करंट की डायरेक्शन देख सकते हैं, करंट की मात्रा देख सकते हैं। इसको एज ए वोल्टमीटर यूज कर सकते हैं, एज एमीटर यूज कर सकते हैं। और ये बहुत सेंसिटिव उपकरण होता है और बड़ी मशीनों के करंट नापने के लिए ये काम नहीं देता। अब आती है अर्थिंग। इसके पीछे वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि हमारी जो पृथ्वी है ये जीरो पोटेंशियल है, बिल्कुल नेगेटिव है। ये अर्थ अपने आमतौर पे कह देते हैं भी ये अर्थ है। अर्थ का मतलब होता है जीरो पोटेंशियल, मतलब इसके अंदर करंट नहीं होता। और चाहे कितना भी बड़ा करंट हो, वो अगर अर्थ से जोड़ देंगे तो अर्थ में चला जाएगा सारा। तो जो बड़े घर में भी जब फिटिंग होती है तो हम एक पूरे सारे घर में एक तार घुमा के और उसका अर्थ नीचे, उसकी तार को नीचे लाके गड्ढे में दबा देते हैं, ताकि कल को कोई किसी भी अप्लायंस में, इक्विपमेंट ने, यानी घरों में जो अपने कोई छोटी मोटर लगाते हैं, कोई टीवी लगाते हैं, फ्रिज लगाते हैं, कोई और बड़ा उपकरण लगाते हैं, उनमें यदि कोई फॉल्ट पड़ जाए तो, या कोई आदमी पर्सन किसी को करंट लग जाए तो वो अर्थ जो है वो उधर से करंट होता हुआ जमीन में चला जाता है और वो अप्लायंस को या उस उपकरण को नुकसान नहीं पहुंचता। तो ये अर्थ का काम होता है। जीरो पोटेंशियल होता है तो ये जो इक्विपमेंट होते हैं, जो उपकरण होते हैं घर पे लगे हुए, उनमें कोई फॉल्ट पड़ जाए या करंट का लीकेज हो जाए तो उसमें ये वो अर्थ जो है वो रोकता है, उस उपकरण को जलने से रोकता है। वो उपकरण जैसे टीवी है, टीवी हमारा जल नहीं जाए, पंखा जल नहीं जाए, अर्थिंग होगी तो ये उपकरण जो है वो जलेंगे नहीं, बच जाएंगे। और कोई बंदा भी काम कर रहा है बिजली का और उस वक्त कोई फॉल्ट पड़ जाता है तो अगर अर्थ होगा तो बंदे को करंट नहीं लगेगा। ये अर्थ का काम होता है। एक होता है फ्यूज। ये फ्यूज भी आप लोग जानते हो
जहां से मेन सप्लाई बिजली की आती है वहां पे फ्यूज वायर लगा होता है। फ्यूज वायर भी एक सेफ्टी डिवाइस है। जिस तरह से अर्थिंग एक सेफ्टी डिवाइस है, ये भी एक सेफ्टी डिवाइस है। ये क्या है कि जो मान लो डबल फेस आ गया पीछे से, यूजुअली हमें जो घर में बिजली की सप्लाई होती है वो सिंगल फेस होती है, तो कहीं तारें जुड़ के डबल फेस आ गया, यानी कि जितनी मात्रा हमारी तारें सहन कर सकती हैं घर की सप्लाई की, उससे डबल करंट आ गया, तो ये फ्यूज जो होता है ये जल जाता है। और जल जाता है तो आगे सप्लाई जो है वो कट ऑफ हो जाती है। उस सप्लाई के कट ऑफ होने से हमारे उपकरण जो है वो जलने से, नष्ट होने से बच जाते हैं। तो फ्यूज ये हैवी करंट मेल्ट्स द मेटल वायर। ये जो हमने सपोज हमने एक बिल्कुल पतली सी तांबे की तार का फ्यूज लगाया है, तो जब भी हैवी करंट आएगा उसमें से पास होगा तो उसको मेल्ट कर देगा और फ्यूज उड़ जाएगा। हमें दोबारा फ्यूज लगाना पड़ेगा। लेकिन दोबारा फ्यूज लगाने से पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि आगे फॉल्ट क्या हुआ है। क्यों फ्यूज उड़ता है, वो किसी न किसी फॉल्ट की वजह से उड़ता है। अगर फॉल्ट नहीं होगा तो फ्यूज नहीं उड़ेगा। और ये उस सर्किट को प्रोटेक्ट करता है। हमारे घर पे मान लो मेन मीटर के पास में फ्यूज लगा हुआ है, तो आगे कोई फॉल्ट पड़ गया तो वो फ्यूज उड़ जाएगा और हमारी सारी बिजली की फिटिंग को सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये फ्यूज हो गया। अब आती है वोल्टेज। वोल्टेज को ईएमएफ भी कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या, इसका क्या मतलब हुआ? इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट के लिए जो फोर्स है, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट के लिए जो फोर्स है उसको वोल्टेज कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है कि इसको स्थिर एनर्जी कहते हैं। एक जगह पे कितनी एनर्जी स्थिर है। जो एनर्जी गतिमान होती है उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है कि उसमें एनर्जी है लेकिन वो स्थिर है। तो वोल्टेज क्या होता है? ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कहते हैं या ईएमएफ भी कहते हैं। इट इज अमाउंट ऑफ पैनल्स पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन ए सर्किट। जैसे ये सर्किट है तो इन 2 पॉइंट के बीच में ये पॉइंट है और ये पॉइंट है। ये एक सर्किट है, सर्किट में ये 2 पॉइंट है, ये वोल्टमीटर लगा है। तो इन 2 पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये 2 पॉइंट है, इन 2 पॉइंटों के बीच में कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, इसी को ही वोल्टेज कहा जाता है। ये ऐसा फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक भेजता है। इन दोनों पॉइंट में जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जितनी वोल्टेज ज्यादा होगी, उतना ये यहां से
इलेक्ट्रॉन्स एक पॉइंट से दूसरी जगह उतनी तेज गति से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इसी को वोल्टेज का नाम दिया जाता है। सो इट इज अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन ए सर्किट। इट इज द फोर्स which pushes charged electrons from one point to another। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। ये आगे आप पढ़ोगे तब मैं बताऊंगा। जिधर चार्ज जाता है, चार्ज पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं। ये आगे आप पढ़ोगे। तो अब बात आती है कि वोल्ट की डेफिनेशन क्या है। एक वोल्ट की डेफिनेशन क्या होती है? एनर्जी कंजम्पशन when 1 joule of work is required to move 1 coulomb of charge is equal to 1 volt। 1 इसकी इकाई को कैसे करते हैं? 1 जूल पर कूलम। ये इसकी डेफिनेशन है। अब अपने ये जानेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, और इसको हमने देखा कि इसको एम्पियर में नापते हैं और आई इसका सिंबल होता है। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ये पॉजिटिव यहां से चला, चार्ज यहां आता आता यहां आ गया, तो इसकी गति पर सेकंड, ये किस गति से चार्ज यहां से यहां आ रहा है, इसी को इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी ये यहां से लेके यहां तक कितना समय लगाता है, उसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर चार्ज इज कैरिड बाय नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहा गया है कि सर्किट के अंदर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो एनर्जी पाकर एक एटम से दूसरे एटम में चले जाते हैं। इनके थ्रू ही करंट का प्रोपेगेशन होता है, या करंट का फ्लो होता है, या करंट बहता है, या एक जगह से दूसरी जगह जाता है इलेक्ट्रॉन्स की सहायता से। सो इन इलेक्ट्रिक सर्किट चार्ज इज कैरिड बाय नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज को कौन ले जाता है? नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं हमेशा नेगेटिवली चार्ज है, इनके द्वारा ही चार्ज को आगे ले जाया जा सकता है, विच फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द करंट। अभी मैंने बताया था कि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट बहता है, इलेक्ट्रॉन्स उसके नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बहते हैं। इन मेटल वायर, जो मैंने बताया था कंडक्टर वायर होती हैं, जैसे तांबे की, एल्युमिनियम की, तो इनके अंदर क्या होता है, इनके जो एटम होते हैं उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं। मैंने
पहले बताया हुआ है कि ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन्स है। ये मेटल्स के अंदर ये लूजली बाउंड होते हैं, यानी कि ऊष्मा पाकर ये बाहर चले जाते हैं। यहां से यहां आ गया, यहां से बिल्कुल बाहर चला जाएगा। ऊष्मा पाकर या एनर्जी पाकर या बिजली की एनर्जी पाकर ये इलेक्ट्रॉन्स यहां आ जाएगा और ये बाहर चला जाएगा। और यही इलेक्ट्रॉन्स करंट के प्रोपेगेशन के लिए, करंट के फ्लो के लिए जिम्मेवार होते हैं। So in metal wire, electrons are loosely bound to atom, so they can move freely within wire. तो इस वायर के अंदर बहुत सारे एटम्स लगे होते हैं। कॉपर वायर है तो उसमें लाखों करोड़ों अरबों एटम होंगे। तो उनके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाहर निकल के प्रोपेगेट करते हैं और करंट को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। अब आती है बात रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस का मतलब होता है विरोध। मैं किसी को यूं धकेलता हूं तो वो मेरे हाथ को पकड़ लेता है और धकेलने नहीं देता, इसका मतलब वो रेजिस्टेंस पैदा कर रहा है, मेरे काम में बाधा उत्पन्न कर रहा है, आगे नहीं जाने दे रहा, विरोध कर रहा है। इसी को बिजली की भाषा में रेजिस्टेंस कहा गया है। ऐसा मटेरियल जो करंट को इसके माध्यम से होके फ्लो नहीं करने देता, वो रेजिस्टेंस कहलाता है। जिस तार में से आसानी से फ्लो पास हो रहा है वो तो गुड कंडक्टर है, उसमें कोई जीरो रेजिस्टेंस है उसमें। और जो अपने में से होके करंट पास नहीं होने देता, उसमें वो रेजिस्टेंस कहलाता है, क्योंकि वो करंट का विरोध कर रहा है, करंट अपने में से पास नहीं होने दे रहा। So it is the property of a conductor flowing through it. इसका कहने का मतलब ये है कि ये रेजिस्टेंस जो है ये इस कंडक्टर की प्रॉपर्टी है कि वो अपने में से होके कितनी मात्रा में करंट जाने देता है। अगर ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है तो बिल्कुल करंट नहीं जाने देगा, और जीरो रेजिस्टेंस है तो पूरी की पूरी करंट चली जाएगी। दोनों के बीच में है तो कुछ मात्रा में करंट रुक जाएगा, कुछ आगे चला जाएगा। तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच डिटरमाइंस क्वांटिटी ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ये रेजिस्टेंस जो है वो प्रॉपर्टी है, कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, कंडक्टर की विशेषता है कि वो अपने में से कितनी मात्रा में करंट को अपने में से पास होके आगे जाने देता है। तो ये कैसे, इसकी फिजिक्स क्या है, कैसे काम करता है? ये जो रेजिस्टेंस होता है इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके फ्लो को होने नहीं देता, इलेक्ट्रॉन्स को के फ्लो को रोकता है। और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो रुक जाएगा तो करंट भी आगे नहीं जाएगा। इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस, उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो ये रेजिस्टेंस जो है वो किस चीज पे डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस की लेंथ
लेंथ ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, लंबाई ज्यादा होगी, लंबाई रेजिस्टेंस की लंबाई वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। यानी लंबी तार कर देंगे तो उसका नेचुरल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, करंट को जाने में समय भी लगेगा और रेजिस्टेंस भी होगा। तो तार जितनी छोटी होगी उतना रेजिस्टेंस उसका कम होगा। अब दूसरी बात है थिकनेस। अगर तार मोटी होगी तो रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। थिकनेस जो है वो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर थिक तार होगी तो रेजिस्टेंस कम होगा। हम क्या करते हैं कि जैसे एक बार फ्यूज घर का उड़ गया तो हम पहले एक पतली सी तार लगी होती है, उसके बाद हम 2 तार 3 तार 4 तार या मोटी तार लगा देते हैं ताकि उड़े नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं फ्यूज वायर की बात कर रहा हूं, फ्यूज वायर भी रेजिस्टेंस के लिए लगाई जाती है। तो जितनी पतली तार होगी उतना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, जितनी लंबी होगी उतना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, जितनी मोटी होगी उतना रेजिस्टेंस कम होगा। तो हम मोटी तार लगा देते हैं, फिर वो उड़ता नहीं है। अब हम बात करते हैं कि रेजिस्टेंस को घरों में कैसे लगाया जाता है। 2 तरह से लगाया जाता है, एक तो सीरीज में लगाया जाता है और एक पैरेलल में लगाया जाता है। तो सीरीज में कैसे लगाया जाता है, जैसे ये तार आ रही है, इधर करंट फ्लो कर रहा है और ये R1 एक रेजिस्टर लगा दिया और एक दूसरा रेजिस्टर लगा दिया, एक तीसरा रेजिस्टर लगा दिया। और अब देखेंगे कि इनका वोल्टेज और करंट पे क्या असर पड़ता है। तो ये असर पड़ता है कि ये जो तीनों रेजिस्टर हैं इनका टोटल रेजिस्टेंस है वो तीनों का जोड़ होगा अगर सीरीज में लगे होंगे। तो सीरीज का मतलब होता है एक लाइन में लगना। ये लाइन में लगे हुए हैं, तार के बीच में लगे हुए हैं, ऐसे तार जा रही है, करंट फ्लो हो रहा है और बीच में R1 R2 R3। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, तीनों का जोड़ लगा लेंगे R1 R2 R3 प्लस 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 और हमें टोटल रेजिस्टेंस ज्ञात हो जाएगा। अब पैरेलल में रेजिस्टर कैसे लगाते हैं, पैरेलल में ये मैंने यहां पे दिखाया हुआ है पैरेलल। यहां पे मैंने 3 रेजिस्टर लिए हैं R1 R2 R3। अब यहां पे सीरीज में नहीं लगे, ये पैरेलल में लगे हैं। ये तीनों के जो एक पॉइंट है, जैसे ये पॉजिटिव है, ये इसका पॉजिटिव है, ये इसका पॉजिटिव है, ये तीनों पॉजिटिव यहां पे ले आए और तीनों के नेगेटिव यहां पे ले आए। तो इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव के बीच में हमने वोल्टमीटर लगा दिया और वोल्टेज को नाप लिया। तो इसके लिए जो इक्वेशन है वो ये है 1/R टोटल इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इस प्रकार से ये रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस ज्ञात हो जाता है। ये सीरीज में ज्ञात होता है और ये पैरेलल में ज्ञात होता है। पैरेलल में इस प्रकार लगाते हैं और सीरीज में इस प्रकार से लगाते हैं। 2 तरह से ये रेजिस्टर लगाए जाते हैं, रेजिस्टर इन सीरीज, रेजिस्टर इन पैरेलल। थैंक यू वेरी मच।